अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कानपुर से है, जहां डीएम और सीएमओ के बीच की तनातनी अब सियासी रंग ले गया है। उसमें विधायक और नेता एक साइड हो गए हैं कि या तो सीएमओ की तरफ है या डीएम की तरफ है। क्या है कानपुर का ये दरअसल माजरा? तो पहले ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल की, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। लखनऊ और आजमगढ़ के बाद दो अधिकारियों के बीच का विवाद अब कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर हम कानपुर के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही थी। काफ़ी सारे ऐसे मामले सामने आए थे जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। और इसी को देखते हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, इनको हटाने के लिए एक पत्र लिखा। वो पत्र काफ़ी वायरल हो गया और उसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। जब डीएम की तरफ से कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया कि यहाँ के जो सीएमओ हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, और उसके बाद से ही अगले दिन कुछ ऑडियो वायरल हो गए। ये ऑडियो सीएमओ के बताए जा रहे थे और इन ऑडियो में ना सिर्फ लेन देन की बातें थी बल्कि इसमें डीएम के लिए आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी। इसके बाद एक के बाद एक इस तरह के ऑडियो वायरल होते चले गए और ये मामला तूल पकड़ता चला गया। उसके बाद फिर एक डैशबोर्ड की मीटिंग होती है जो कि डीएम की अध्यक्षता में होती है, और जब वो मीटिंग चल रही थी तो उसमें बताया गया कि वहाँ पर सीएमओ भी पहुँचे थे और डीएम ने उनसे ये कहा था कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं ये आप बता रहे हैं कि एआई से जनरेटेड हैं, तो फिर आप जाइए इन ऑडियो को किसने किया है इसकी जाँच करिए। और इसके बाद वहाँ से सीएमओ बैठक से चले जाते हैं। उसके बाद से फिर ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ने लगता है। फिर इसके बाद एक पत्र सामने आता है और इसमें राजनीतिक एंट्री हो जाती है। ये पत्र था सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। इस पत्र में लिखा गया था कि जो यहाँ के सीएमओ हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ये पत्र लिखा गया और उसमें ये कहा गया कि उनको ना हटाया जाए। उसके बाद से जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की इसके अंदर एंट्री हो गई, उसके बाद एक जो सीएमओ हैं उनका एक बयान सामने आया। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं और ये सुनाते हैं कि सीएमओ ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। आईडो की मेरे से कुछ का मतलब नहीं है, और कई 2-3 दिन पहले भी 1-2 महीने पहले मेरे सामने बात आई थी, तभी मैंने यही कहा था कि मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरी कोई आवाज़ नहीं इस तरह। और अब आज मैं वहाँ मीटिंग में बैठा हुआ था, तो सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब आए थे, मैंने नमस्ते किया और मैं भी बैठ गया बगल में। तो उन्होंने मीटिंग शुरू हुई थी, 2-4 मिनट ही हुए थे, उसके बाद ही वो घूम के मेरे ऊपर आ गए और मुझसे बोले ये तुम तो जीवित हो, एआई हो गए हो, और जाओ उठो मीटिंग से जाओ। तो मीटिंग से भेज दिया मुझे हाथ लगा। सर, दो अधिकारियों के बीच में इस तरीके का विवाद देखने जा रहा है सार्वजनिक तौर पर, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पूरे लंबे समय से जब मैं यहाँ आया तो एक जेएम फार्मा का था, तो जेएम फार्मा का बिल पेमेंट होना था। तो जेएम फार्मा मैंने 15 तारीख का संडे था, 14 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और 16 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था। 16 दिसंबर को ज्वाइन किया तो 20 तारीख को मेरे पास एक चिट्ठी आई जो माननीय जो उससे कमिश्नर साहब थे गुप्ता जी, उनके थ्रू कि भाई इसका पेमेंट कर दिया जाए। तो मैंने देखा वहाँ उसने मेरी शिकायत की थी जेएम फार्मा वाले ने कि इन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया है। तो जब उसका देखा तो 1,30,47,000 का सामान आया हुआ था और 30 लाख का सामान नहीं आया था। बिड थी 1,60,47,000 की। उस थोड़ा शक हो गया मुझे। उसके बाद जब उसकी हमने चेक करा तो वहाँ पे 30 लाख का सामान ही नहीं था। फिर हमने जो तत्कालीन उससे वो थे कमिश्नर साहब गुप्ता सर, उनसे मैंने जाके बताया सर ऐसे-ऐसे बात है। तो बोले देख लो इसे कैसा है, तो तुम अपने हिसाब से करना, फँसना मत कहीं। तो बात हो गई, सर चले गए, फिर दूसरे साहब आ गए। तो दूसरे कमिश्नर साहब आए तो हमने सर को भी बताया क्योंकि चिट्ठी बार-बार आ रही थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि डीएम साहब पे चली गई बात। नहीं, इसी बीच में क्या हुआ 15 दिसंबर को सुबोध, क्योंकि एसएमओ स्टोर थे, इन्होंने उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया सामान सप्लाई का। जब उसे मिल गया तो वो हमसे लड़ाई करने लगा राजेश शुक्ला कि आप हमारा सामान लीजिए। अब सामान कैसे लें? क्योंकि उसने बिल डाले हुए थे पहले ही। अब जब सामान उसने ज़बरदस्ती से सप्लाई कर दिया फिर।
जब सामान सप्लाई कर दिया 27 और 29 के बीच में हुआ दिसंबर में, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी जांच बैठ गई क्योंकि पेमेंट हमने रोक दिया। जांच बैठ गई, डीएम साहब के यहाँ बात चली गई, डीएम साहब ने जांच बिठा दी। हमने भी पहले उससे जांच करा ली थी डीएम साहब से पहले, तो उसमें सामान वामान नहीं आया था। जब डीएम साहब ने कहा तो हमने फिर उसकी बिड भी चेक करी, तो बिड में पता चला कि उसका आईटीआर जो है 2 साल का था, जबकि 3 साल का होना चाहिए था। उसके जो वो सीबीआई से चार्जशीटेड था, जो कि सीबीआई से चार्जशीटेड होता है तो उसको जेम फार्मा पे काम नहीं देना चाहिए था। कई उसमें बहुत सारी कमियां थी, जो हमने 125 पेज की एक जांच करी, और जो सामान उसने बाद में दिया तो उस सामान की जो बैच नंबर था, क्योंकि सामान बाद में दिया तो उसका बैच नंबर जो बिल उसने जेम पे डाला हुआ था उससे अलग हो गया। तो जो सामान पहले आया था उसका बैच नंबर कोरिलेट कर रहा है, जो सामान बाद में दिया उसका बैच नंबर अलग हो गया। उसका जो है जब पेमेंट बाधित हुआ तो वो रोजाना वहाँ आके बवाला काटने लगा। फिर हमने उसको चिट्ठी भी दी कि तुम ये सामान ले जाओ अपना उठा कर, दूसरा दे दो। तो उस बैच नंबर का वो सामान दे नहीं पाया, आए दिन ले जाकर 2-2 4-4 लड़के वहाँ बवाला करता रहा। फिर डीएम साहब को भी हमने लिख के दे दिया। फिर ये जो हमारे यहाँ वंदना सिंह जो वो है SFO, ये अपने को PCS से बताती हैं, तो ये इसने क्या काम किया कि हमको चिट्ठी लिख दी कि इनका पेमेंट करना है, इसके बिल हमारे सामने प्रोड्यूस करें। तो हमने इनसे बताया भी जब ये सीबीआई से चार्जशीटेड है, इसकी गलत तरीके से बिड हुई है, इसका सामान इस तरह का है, अधोमानक भी है, कम भी है संख्या में, और इसके जो बैच नंबर है जो इसने सप्लाई किया उसमें अलग है, और जो सामान जो इसका बिल है उसमें बैच नंबर अलग है, तो कैसे पेमेंट हो सकता है। उसके बाद हमने डीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी, तो वो SFO ने हमको 2-3 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन हमने उसके यहाँ पे डीएम साहब को लिखा कि ये महिला जो सीनियर फाइनेंस ऑफिसर है, इनसे वंदना सिंह जी से इनसे काम लेना मुश्किल है, ये कहीं भी हमको फंसा सकती हैं। हमने डीएम साहब को चिट्ठी लिखी, डीएम साहब से हमने डिमांड की कि हमें कोई भी फाइनेंस का आदमी एक दे दिया जाए, कोई सहायक लेखा अधिकारी। तो उधर से साहब ने हमको, अभी तक हमारी चिट्ठी गई हुई है, उसका कोई जवाब नहीं है। खैर वो जो भी था, उसके बाद में हमने ये शिकायत हुई, जेम फार्मा वाला बराबर करता रहा, वो कोर्ट में चला गया है। 2-3 बार उसके जो वकील है प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि दोबारा से बिड डाल दें, और बिड जब खुलेगी जब कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा। बिड डली हुई है उसकी। दूसरे जो NUH हम देख रहे थे वहाँ एक आरन सिंह थे, वो भी पहले से जमे पड़े थे, उल्टे सीधे काम करते थे, सबको भगाए रहते थे, और उनको भगा के उनकी तनख्वाह पूरी निकालते थे। उनकी बराबर शिकायत आ रही थी, उल्टी सीधी शिकायत आई उनकी। तो जब डीएम साहब आए तो वो भी वहीं पे अर्बन में ही चेक कर रहे थे, तो वहाँ ज़्यादातर लोग एब्सेंट मिलते थे, तो उनको जिनकी एब्सेंट मिलती थी उनकी हम भी तनख्वाह काट रहे थे, हम भी बराबर चेक कर रहे हैं, डीएम साहब भी बराबर चेक कर रहे थे। उसके बाद ये लोग सब, एक तो आरन सिंह हो गए, उधर से ये सुबोध प्रकाश यादव हो गए, ये दोनों इकट्ठे हो गए, उधर से वो जेम फार्मा वाला हो गया, इन्होंने जाके डीएम साहब को गुमराह कर दिया। डीएम साहब आए थे, तो जिस दिन डीएम साहब आए थे उस दिन मैं सर्किट हाउस में मिला था सर से, सब ठीक ठाक थे, कोई बात ही नहीं थी। दूसरे दिन हमारी जो DHS की मीटिंग थी, वहाँ सर का कुछ रुख अलग ही था, क्योंकि सर को इन लोगों ने गुमराह कर दिया। तब से वो गुमराह होते होते अब ये कंडीशन हो गई है कि अब तो हमारे पीछे ये जो चौबेपुर का जो अधिकारी है, लड़का जो MOIC है चौबे, यशोवर्धन सिंह, ये 15 साल से इसी CHC पे MOIC है, और वहाँ बिल्कुल जाता नहीं है। सारा स्टाफ वहाँ मनमर्जी से चलता है। जब भी वहाँ पे जाके चेक करो तो उनको वो फेवर भी करता है, क्योंकि वो भगाए रहता है, उनको भगा कर उनसे पैसे उगाता है। उसका हमने पतारा इसलिए किया था कि पतारा में डीएम साहब गए थे तो वहाँ कुछ कमियां मिली थी। पतारा का MOIC नई उम्र का लड़का है, तो डीएम साहब बोले कि इसको हटाओ और दूसरा कोई अच्छा जिससे एक्सपीरियंस है उसे भेज दो। तो सबसे ज़्यादा सीनियर यही है, तो हमने इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो वो जा नहीं रहा है बार बार। वो भी अपने जो इधर उधर की पॉलिटिकल प्रेशर और इधर उधर के, वो भी अभी इन्हीं के साथ जुड़ गया है गुमराह करने में। तो इस तरह का ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, गुमराह कर रहे हैं डीएम साहब को। इसका मतलब ये आपका कहना है कि जो आपने ये कार्रवाइयाँ करी हैं आने के बाद से, तो उसी की वजह से ये पूरा विवाद जो है आज इस तरीके से सामने आ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो डीएम साहब से कभी कोई ना नाराज़गी हुई है, ना कभी मुहासा हुई है। डीएम साहब ने मुझे जैसे भी बोल दिया, जो भी कुछ बोल दिया, मैं उसके लिए मैंने कभी जवाब नहीं दिया सर को। सर ने जो भी मुझे काम दिया मैं हमेशा करके लेके जाता हूँ। मेरे अधिकारी हैं, मैं वैसे ही चलता हूँ, जिलाधिकारी जैसे जैसे उनका जो आदेश होता है वही काम करके लेके जाता हूँ। यानी ऑडियो के लिए आप एकदम बिल्कुल संतुष्ट है कि वो ऑडियो आपका नहीं है, भले ही जांच करा ली जाए। बिल्कुल जांच कराई जाए। तो जिस तरह की आपने सुना कि सीएमओ ने उस पूरे मामले पे कहा कि उनको ये जो ऑडियो है ये उनके नहीं हैं, और ये जो पूरा मामला है उसमें उनका ये कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डीएम को गुमराह कर रहे हैं, और उसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता चला गया। उसके बाद फिर एक और जनप्रतिनिधि की इस पूरे मामले में एंट्री होती है, और जो MLC हैं अरुण पाठक, उनका एक पत्र वायरल होता है, और उन्होंने भी डिप्टी सीएम को ये पत्र लिखा, और उस पत्र में साफ तौर पे यही बातें लिखी कि जो सीएमओ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको यहीं पे रखा जाए, उनको यहाँ से ना हटाया जाए।
ये दोनों ही पत्र के मामले अभी चल ही रहे थे कि इसी बीच एक और पत्र की एंट्री हो जाती है, एक और जनप्रतिनिधि की एंट्री हो जाती है, और वो जनप्रतिनिधि थे बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र मैथानी। सुरेंद्र मैथानी का भी एक पत्र वायरल होता है और इसमें भी वही बातें लिखी जाती हैं कि जो सीएमओ हैं उनको यहाँ से ना हटाया जाए। तो जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक एंट्री हो चुकी है, उसमें सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ डीएम है जिन्होंने अनियमितताओं के चलते, बहुत सारे कारणों के चलते यहाँ के सीएमओ को हटाने की संस्तुति शासन से कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार पत्र लिखकर ये कह रहे हैं कि सीएमओ को ना हटाया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेती है और किसका पल्ला भारी होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। स्पीकर सतीश महाना, गोविंद नगर विधानसभा से सुरेंद्र मैथानी, MLC अरुण पाठक, ये लोग सीएमओ के पक्ष में खड़े। डीएम अब क्या करे? मुझे एक चीज जो समझ में आई, सीएमओ तो अपने को बिल्कुल, जब आप किसी से किसी का पक्ष लेते हैं, निष्पक्ष जांच की बात आती ही है, इसीलिए कि अलग अलग एक कोई न्यूट्रल व्यक्ति करे। लेकिन डीएम साहब का ना बोलना बहुत कुछ संदेह के घेरे में आ रहा है। कानपुर से TV9 के संवाददाता अनुराग अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, डीएम साहब इतना सफाई कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? देखिए पुष्कर, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कानपुर में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं की लचर व्यवस्था चल रही थी, उसके बाद से ही सब चीजों की शुरुआत हुई थी। क्योंकि तकरीबन 400 से 500 ऐसे अस्पताल हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। इसके अलावा कई बार डीएम ने छापे मारे तो डॉक्टर्स अपनी जगहों पर नहीं मिले। इसके अलावा बहुत सारी अनियमितताएं, जिसमें कि सीएमओ साहब ने जैसा कि खुद भी बताया है कि करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, तो वो खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो चीज हो रही है वो ये कि जहां तक आपने पूछा कि डीएम क्या कह रहे हैं, तो डीएम का ये कहना है कि ये प्रशासन और शासन के स्तर की बात है। मुझे जो भी रिपोर्ट बना के देनी थी वो मैंने दे दी है, अब इस पर निर्णय सरकार को करना है। दूसरी तरफ जिस तरह से ऑडियो पिछले 48 घंटे के अंदर वायरल हुए हैं, उन ऑडियो के बाद ये पूरे मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि उस ऑडियो में जो कि सीएमओ का बताया जा रहा है, हालांकि सीएमओ उस बात से इनकार कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे किस तरह से खेल होता है, किस तरह से अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस दिए जाते हैं, कितने पैसे उसमें लगते हैं, इस तरह की बातें हैं। और इसके अलावा जो डीएम है उनके खिलाफ भी कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। हालांकि जब पूछा गया था सीएमओ से, तो सीएमओ ने साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन दो सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि अगर ये आवाज, ये ऑडियो सीएमओ की नहीं थी तो उन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, अभी तक जांच की बात क्यों नहीं कही है। दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि इसमें कूद गए हैं, तो इसका पूरा राजनीतिकरण होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो तीनों पत्रों की बात करें पुष्कर हम, तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पत्र दिया था डिप्टी सीएम को, ब्रजेश पाठक को। उस पर कहा था कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं सीएमओ और इनको यहाँ से ना हटाया जाए। उसके 24 घंटे बाद जो MLC है अरुण पाठक, उनका भी पत्र आ जाता है और उसके भी मजनून बिल्कुल सेम ही होता है कि इनको ना हटाया जाए। और उसी के करीब 4-5 घंटे बाद फिर सुरेंद्र मैथानी जो कि MLA हैं, उनका पत्र भी आ जाता है। तो एक तरह से इसमें राजनीतिक एंट्री होती दिखाई पड़ रही है। जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि ये मामला अगर दो अधिकारियों के बीच का है तो ये प्रशासन और शासन को देखना चाहिए, इसमें राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एंट्री तो हो गई है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल पुष्कर आज की तारीख में कानपुर शहर में खड़ा है, वो ये है कि क्या सीएमओ को जो संस्तुति की गई हटाने की, तो क्या वो सीएमओ हटेंगे, या फिर जिस तरह से 3-3 जनप्रतिनिधियों ने संस्तुति की है कि नहीं उनको रोक के रखा जाए, तो उनको रोक के रखा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब इस तरह की खींचतान होती है दो अधिकारियों के बीच में, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को जरूर भुगतना पड़ता है। जी पुष्कर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पक्ष और विपक्ष में जाने के सरकार, बीजेपी की सरकार और बीजेपी स्पीकर से लेके दोनों विधायक ये बात कह रहे हैं। अरे अमिताभ वाजपेयी सवाल उठाएं, हसन रूमी उठाएं, या इरफान की पत्नी नसीम उठाएं, तो समझ में आता है कि भाई इन लोग का कोई हित होगा।
ये लोग तो चुप्पी देखिए, साधे हैं, इसको- विपक्ष पूरा चुप्पी साधे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां देखिए, पर एक बात से- वहां पर बाकी प्रशासनिक कार्य कैसे हो रहे हैं जब डीएम के खिलाफ 3 सत्ता पक्ष के विधायक कहूं, जिसमें एक स्पीकर है, अगर वो सीएमओ के लिए ऐसा रिकमेंड कर रहे हो, जैसा कि अभी तक उन्होंने नहीं लिखवाया रिपोर्ट, जो आपने सबसे पहले कहा, ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं कि हम अपने डीएम को बॉस मानते हैं, हम तो सारा काम करेंगे। एक तरफा एक तरह से जो ये लामबंदी शुरू करी गई है सीएमओ के लिए, तो कुछ दाल में काला नजर आता है क्या? देखिए पुष्कर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तरह से जो डिफेंस सिस्टम सीएमओ के लिए 3 जनप्रतिनिधियों ने खड़ा कर दिया है, इस पे जरूर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जहां तक डीएम की बात है, तो जो बैठक हुई थी, जिस बैठक के बाद ये पूरा मामला गरमा गया था, उस बैठक में जो हमारे सूत्रों ने बताया कि वहां पर डीएम ने ये कहा था कि आप अगर ये कहते हैं कि ये ऑडियो आपके नहीं है, तो फिर आप एक काम करिए, इसकी जांच करिए और बल्कि एफआईआर लिखाइए। एफआईआर लिखाने के बाद ये साबित हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने इस तरह की, अगर एआई से बनाया हुआ है तो किसने बनाया है, कहां से बना है, कहां से वायरल हुआ है, और इसमें आप ही की छवि ठीक होगी, ऐसा कह के उनको वहां से भेज दिया गया था। हालांकि जो सीएमओ है वो ये तो कहते हैं कि जांच करा ली जाए, लेकिन सीएमओ खुद उसकी ना तो जांच कर रहे हैं, और जांच एजेंसी वो है भी नहीं, लेकिन ना ही वो साथ में एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जैसा कि आपने कहा पुष्कर, कि तीनों ही विधायक, जिसमें से एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक एमएलसी हैं, एक एमएलए हैं, इन तीनों ही सत्ता पक्ष के हैं, भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा ने ही अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया है, और वो ही जनप्रतिनिधि अपने ही एक अधिकारी को लेकर जो जिस तरह से डिफेंस सिस्टम में आ गए हैं, वो जरूर एक सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि एक के बाद एक, पहले कोई नहीं आया, लेकिन जिस तरह से जब संस्तुति चली गई हटाने के लिए, और जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए, इस मामले में हमारी बात भी हुई थी, जो अरुण पाठक हैं एमएलसी, उनसे उन्होंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है कि डीएम और सीएमओ के बीच में क्या हो रहा है, मुझे तो बस इतना पता है कि जो जनता से संबंधित जो भी काम हम सीएमओ को बोलते हैं वो करा देते हैं, इसलिए मेरे लिए वो अच्छे हैं। बाकी ऑडियो के लिए भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। कुछ ऐसी ही बात सतीश महाना ने भी कही, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि सीएमओ और डीएम के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने उनके कार्य के आधार पर लिख दिया। लेकिन अगर ऐसी ही बात है, तो आज तक मुझे तो याद नहीं पड़ता पुष्कर कि कभी इतने सारे 2-3 जनप्रतिनिधियों ने एक साथ किसी अधिकारी का एक तरह से डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए इस तरह का पत्र अपनी ही सरकार में लिखा हो, ऐसा मुझे पिछले कुछ सालों में तो याद नहीं आ रहा है। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, तब ये जरूर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। और जो एक सबसे बड़ा सवाल जो प्रशासनिक जानकार बताते हैं, वो ये कि ये पूरा मामला 2 अधिकारियों के बीच का था, यानी कि शासन और प्रशासन के बीच का। अगर डीएम ने वहां पे संस्तुति कर दी थी, तो ये सरकार के ऊपर है कि वो सीएमओ को हटाए या फिर ना हटाए, ये उनका क्षेत्राधिकार है। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को बीच में नहीं आना चाहिए। लेटर वायरल का सिस्टम नहीं समझ में आया। ये लेटर कौन वायरल करवा रहा भाई? लिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि लेटर लिखते हैं अधिकारियों के लिए। कई जगह विजुअल आते हैं जो हम लोगों ने देखा है, लोग पूरा शहर जाता है एसपी को और डीएम को विदाई देता है, गाजे बाजे के साथ देता है, फिर उस पर रोक भी लगी। मैं कहता हूं जो अच्छा काम कर रहा है अधिकारी, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही ऐसी चीज थी लेटर। ये तो क्यों लेटर लिखे गए, एकदम से 48 घंटे में सरफेस हुए, और फिर उसमें बाकायदा नाम, डेट, इन लेटर की बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि आखिरी में इस पे आखिरी तक जवाब देना होता है कि क्या कार्रवाई की और क्यों नहीं की। तो कहीं डीएम साहब अब फंस तो नहीं गए? देखिए पुष्कर, आपने 2 सवाल किए, सबसे पहला जवाब मैं दे देता हूं कि लेटर वायरल किसने किए, और ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुए। और आपको ये भी बता दूं कि शायद ये लेटर जाने के 1-2 घंटे के अंदर ही वायरल हो गए, तीनों ही लेटर। यानी जब सतीश महाना जी ने लिखे होंगे, उसके 2 घंटे के बाद ऐसे ही अरुण पाठक और ऐसे ही सुरेंद्र मैथानी। और वायरल किसने किए, ये सोशल मीडिया के जमाने में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, वायरल जरूर होगा। आपको नहीं बताना है, जनता समझदार है, आपके जरिए समझ गई कि कहाँ लेटर लिखे गए और क्यों लिखे गए। अनुराग, पूरी
नजर बनाए रखिए, अभी इसमें और भी कई मोड़ आने बाकी हैं। अब देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग का सीजन चल रहा है, पता नहीं किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा, ये देखने वाली बात है 30 जून से पहले पहले तक। तो बड़ी खबर में जुड़ने के लिए अनुराग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।